जब आवाज चली गई तो उसके बाद जुड़ करके, ठीक है। तो आज वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आज हम मुख्य बात शुरू करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षण की विधियां पढ़ने से पहले शिक्षण के घटक जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो बातें आपको यहाँ पे मिल रही हैं ये बिल्कुल डिक्टो आपको उस पुस्तक में मिल जाएंगी। तो अगर आपको अतिरिक्त समझना है तो योगाभ्यास की जो अध्यापन विधियां हैं उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा साथ साथ, ठीक है। कोई लोग पढ़ रहे हो उस पुस्तक को, ठीक है। तो टीचिंग के फैक्टर्स में यहाँ पर 3 तो हमने पहले बात कर ली थी, है ना, जिसमें हमने आपको बताया था शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स बताए गए दूसरे रेफरेंस के अनुसार। दूसरा रेफरेंस यानी जो योगाभ्यास की अध्यापन विधियां हैं उसके अनुसार यहाँ पर 6 फैक्टर बताए गए जो जानने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर जैसे अध्यापन यानी वही शिक्षण की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा अधिगम बताया गया, तीसरा अध्यापक बताया गया, चौथा छात्र बताया गया और पांचवा विषय या क्रिया और छठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम एक्यूरेसी के साथ देखेंगे तो इन 6 फैक्टर्स का समागम एक शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और समीचीन यथार्थ बनाता है, ठीक है। पहला उपागम आप देख रहे हैं अध्यापन, ठीक है। अध्यापन अर्थात शिक्षण, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। जब हम कई विधियों से उपयोग करते हैं अपने अध्यापन को, जब हम कई तरीकों से बताते हैं तो ये होता है शिक्षण, जिसमें हमारे कई सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सर इसका मतलब टीचिंग मेथड्स है ना इंग्लिश में अध्यापन का? हाँ, ठीक है। और अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? यही होता है जब आप क्लास के बीच में पढ़ते हैं। कल भी आप आधी क्लास के बाद आए थे, आज भी, तो इसलिए कुछ चीजें छूट जाती हैं। और जो कि मैंने कल भी अच्छे से बताया था, अधिगम को लर्निंग कहते हैं, अध्यापन को शिक्षण। समय का विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। अध्यापन टीचिंग, अधिगम लर्निंग, अध्यापक टीचर, छात्र स्टूडेंट, विषय सब्जेक्ट, पर्यावरण इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे अधिगम की, दूसरे स्टेप पे पहुंच गए थे, लर्निंग की बात कर रहे थे। मैंने कल भी लर्निंग के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। 5 तरीके से लर्निंग सीख सकते हो, कौन बताएगा? लर्निंग यानी लर्निंग के मेथड्स। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग और एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद था ग्रुप मेथड और मिक्स मेथड, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड और लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। ये 5 तरीके उस पुस्तक में मेंशन है कि कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो इन 5 तरीकों से सीख सकता है। या तो खुद करे कोई प्रैक्टिस, या दूसरे को देखे ऑब्जर्व करे, यानी उसका निरीक्षण करे। जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं? कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। तो दोनों ग्रुप को आप निरीक्षित करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो उस तरीके से भी सीखते हैं। तो ये अधिगम जो कार्य द्वारा समायोजन प्रक्रिया, अर्थात जब कोई कार्य करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। आप सीखने के 5 तरीके होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है तो अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में कुछ परिवर्तित करता है। परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन जब करता है। तीसरा है यहाँ पर अध्यापक, जो बताने वाला है, प्रक्रिया निर्देशित करने वाला, है ना। जब आप बनेंगे अध्यापक तो आप एक तरीके से जब कमांड करते हैं, कमांडर, पूरी क्लास को लीड करने वाला, बताने वाला, निर्देश देने वाला। छात्र, जो व्यक्ति अपने कमांडर की बात को सुन करके अपने कार्य को समायोजित करे। नहीं समझे आप? अगर किसी ने कुछ बोला, जो आपका टीचर है कि इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे आपको समझ में आ ज्यादा जल्दी आएगा, तो उसी तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। और उस तरीके को फॉलो करते हुए कुछ अपनी क्षमताओं को भी ऐड करना है कि हम इस तरीके को अपनी तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी नए विषय को नहीं जानता, लेकिन जब उसका टीचर उसके नए विषय को सुगमता से समझा देता है तो विद्यार्थी उस विषय को जानने में रुचि दिखाने लगता है। यही है कार्य द्वारा समायोजन, मतलब एडजस्ट करता है और नए विषय को सीखने का प्रयास करता है। जैसे पहली बार योग में आए होंगे तो आपको नहीं पता होगा सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, या चंद्र नमस्कार क्या होता है, या अष्टांगा क्या होता है। धीरे धीरे आपने उसको समझा, करना शुरू किया, फिर आप प्रैक्टिस
का एक हिस्सा आपने बनाया और आप इतने योग्य हो चुके हो कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद है विषय या क्रिया, सीखने की विषय वस्तु। आप क्या चीज पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, उसकी एक सब्जेक्ट होता है ना, टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जैसे एक सिलेबस, नेट जेआरएफ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 20 यूनिट से ही आपको पढ़ना है और उसी से ही प्रश्न बनेंगे। तो आपके लिए नया सीखने की विषय वस्तु क्या है, उस सिलेबस में दिए गए इकाइयां। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जैसे कुछ लोग माइक ऑन कर देते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही क्लास में किसी उपद्रवी शक्ति के द्वारा किया गया व्यवधान या डाला गया व्यवधान, तो पर्यावरण पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। आप पढ़ रहे हो रूम में, पड़ोस में कोई डीजे बजा दे, कितना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा पढ़ने का, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे ना आप। तो वही चीज है। अब आप योगा क्लास कहीं कर रहे हो, उस योगा क्लास में प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हो, अब वहां पर मान लीजिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था ना हो, तो इंसान को तो मूर्छा आ जाएगी। अगर आपने सारे जो शक्ति विकास क्रिया है वो करा दी तो प्रॉपर वेंटिलेशन में नहीं है। तो इन्वायरमेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन करवा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर ऑफलाइन। यहाँ पर दो मुख्य वर्ग बांटे गए हैं जो आपको पहले देखना है। इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं भी आएंगी, और ये दोनों विधियां जो यहाँ लिखी हैं और जो भी आगे पढ़ेंगे, ये उस पुस्तक में साफ साफ मेंशन है। यहाँ से प्रश्न बना है, इसीलिए मैं कह ध्यान से सुनो। अध्यापन की प्रक्रिया को मुख्यतः दो वर्ग में डिवाइड किया गया। दो वर्ग में, दो प्रकार नहीं है, प्रकार अभी आगे आएंगे। ये दो एक तरीके से एरिया, अब सिंपल सी बात है ना, एक एरिया होता है थ्योरी का, एक एरिया होता है प्रैक्टिकल। योगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, योग के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। तो योगा में भी अगर आप देखो तो एक, फिजिक्स में भी देखोगे तो यही होता है, केमिस्ट्री में भी यही होता है, सब में भी यही होता है। लेकिन हम अभी योगा अपने विषय की बात कर रहे हैं। योगा में आप या तो सिद्धांत पढ़ते हैं या व्यवहारिक स्तर पर कुछ प्रक्रियाओं को करते हैं, व्यायाम इत्यादि या आसनों का आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि निर्देशित विधियां जो आती है, ठीक है, और व्यवहारिक विधियां जो आती है, एक का काम सिद्धांत के विषयों को पढ़ने में होता है और एक का काम होता है प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको आगे जो विधियां पढ़ाई जाएंगी उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि कौन सी विधि प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी है और कौन सी विधि थ्योरी में बहुत अच्छी है। हर एक विधि के कुछ अपने नुकसान है, कुछ अपने फायदे हैं। तभी जब तक एक विधि का नुकसान फायदे नहीं आएंगे तब तक दूसरी विधि आ ही नहीं सकती। हमेशा इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं या आपके पास हैं, कोई ना कोई उसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर है। आपका शरीर के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब तक शरीर में ऊर्जा होती है सारे काम अच्छे से करते हो, जब शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है तो यही शरीर आपके लिए बोझ बनने लगता है, ठीक है। हर एक स्थिति में कहीं ना कहीं दो आयाम होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। एक में सिद्धांत को पढ़ाने की बात करते हैं, एक में व्यवहार को पढ़ाने की बात करते हैं। अब जैसे दर्शन को क्या है, क्या कहा गया है कि वो सैद्धांतिक है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को बताया गया है कि वो व्यवहारिक पक्ष प्रधान है, ठीक है। दर्शनों को बताया गया है सैद्धांतिक पक्ष प्रधान, श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा गया व्यवहारिक पक्ष प्रधान। तो वहां पर कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, लेकिन वहां पर दो पुस्तकों का ज्ञान ही आपस में एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक बन जाता है। जरूरी नहीं है कि व्यवहारिक का मतलब यह है कि आप आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस ही करो तभी व्यवहारिक हो। अगर आप मानसिक स्तर पर कुछ सुधार कर लेते हो वो भी व्यवहारिक है। जैसे आपकी पहले प्रवृत्ति थी दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अब आपने गीता में पढ़ लिया कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कुछ नहीं किया आपने, बस खाली मानसिक वृत्ति को चेंज कर लिया, तो वो भी व्यवहारिक है, आपने व्यवहार में अपनाया ना। तो जरूरी थोड़ी है कि जो काम आप योगा में करते हो, व्यायामशाला में करते हो, बड़े बड़े आसनों की प्रैक्टिस करते हो, वही केवल व्यवहारिक विधियों में है। अगर आप मानसिक स्तर पर कोई चेंजेस करते हो वो भी आपके व्यवहारिक स्तर का हिस्सा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हम विधियां बताएंगे उसमें आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने वाली है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं। उससे पहले कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उन ग्रुपों में कौन कौन सी विधियां काम आती है जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन विधियों को पढ़ने से पहले तीन प्रकार के ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप होता है वैयक्तिक ग्रुप, एक ग्रुप होता है सामूहिक ग्रुप, एक ग्रुप होता है अधिसंख्य ग्रुप और एक ग्रुप होता है विशेष ध्यान देने योग्य ग्रुप। वो चौथा वाला ऐड कर लीजिएगा, इसमें ऐड नहीं है। 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक में होता है वैयक्तिक, ठीक है, पर्सनल,
एक होता है सामूहिक, जो ग्रुप वाला मेथड, ग्रुप वाला जो होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। एक में होता है अधिसंख्य, जो मास में एकदम योगा होता है। जैसे अब जो इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून। हाँ, तो अधिसंख्य समूह होता है, बहुत ज्यादा संख्या में करवाया जाता है योगा, ठीक है, एक साथ। तो अधिसंख्य समूह, मास ग्रुप, जो मास पीपल होते हैं जिसको बोलते हैं। फिर चौथे में आएगा विशेष ध्यान देने योग्य वाले। तो व्यक्तिगत में क्या है, 1 to 1, जैसे आप लोग अगर क्लासेस लेते होंगे तो एक व्यक्ति को एक सिखाने वाला टीचर, व्यक्तिगत समूह होता है, ठीक है, व्यक्तिगत ग्रुप होता है। सामूहिक में क्या होता है कि आप एक जनरल क्लास लेते हो जिसमें 30-40 लोग हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग तरीके अपनाते हो, उनको कैसे काम करना है, किस तरीके से डील करना है, सारी चीज। अधिसंख्य में क्या है कि अगर आप रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश कर दिए और वो बहुत अच्छा प्रसिद्ध हो गया, तो एक संस्थान ने अगर आपको इनवाइट किया तो वहां पे जाके आपको उसके बारे में बोलना है, 500 लोग बैठे होंगे। दूसरे पक्ष में अगर हम बात करें, किसी संस्थान ने आपको इनवाइट किया कि योगा सिखाना है और वहां पे 500 लोग बैठे होंगे, वो अधिसंख्य समूह, तो उसको कैसे डील करोगे आप, वहां पर कौन सी विधियां इस्तेमाल करें। चौथा ग्रुप आता है विशेष ध्यान देने योग्य ग्रुप, जिसमें दिव्यांग होते हैं या बच्चे होते हैं या बहुत वृद्ध वाले लोग होते हैं या स्पेशल प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट आपके पास आ सकते हैं तो उनके लिए विशेष ध्यान देना है ना। जैसे दिव्यांग लोग आ सकते हैं, कोई बीमारी है उनको, तो उनके लिए विशेष ध्यान देने योग्य। तो आप अलग अलग ग्रुप बनाते हो विशेष ध्यान देने योग्य। इस वाले ग्रुप में दिव्यांग है, इस वाले ग्रुप में डायबिटीज वाले हैं, इस वाले में, क्योंकि सबके लिए एक जैसा थोड़ी आसन करोगे कि मान लो एक ग्रुप में डायबिटीज वालों को भी कर लिया, ओबेसिटी वालों को भी रख लिया, कॉन्स्टिपेशन वालों को भी रख लिया और सेम प्रोटोकॉल करवा दिया, ठीक है, ये नहीं करवाना है, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ लिया है ना थेरेपी में कि डायबिटीज के लिए अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज में अलग सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ अलग चीजें करवानी है। अब हाइपरटेंशन में आपको नहीं कराना है भस्त्रिका, ठीक है, और पता लगे ऐसी चीजों में, जैसे मान लीजिए किसी को अपच की समस्या है, अपच की समस्या में आप हल्का फुल्का करा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइपरटेंशन वाले और अपच एक साथ रख के आपने दोनों को भस्त्रिका करवा दिया, तो अपच वालों को तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पता लगे कल उसका फोन आ जाए आप तक कि नहीं रहे, फलाने जी नहीं रहे, तो वो समस्या हो सकती है ना। इसीलिए बोलते हैं विशेष ध्यान देने, स्पेशल अटेंशन ग्रुप, अब सब अंग्रेजी में लिखा है उस पुस्तक, ठीक है। तो ये चीज होती है जो ग्रुप के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। कुछ मूलभूत विधियां हैं जिनको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सबसे पुरानी जो विधि होती है वो होती है लेक्चर मेथड, सबसे पुरानी विधि की एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो अपने पठन सामग्री को बिना किसी अन्य चीजों का इस्तेमाल करके बस आपको सुना देता है, ठीक है, तो वो लेक्चर मेथड है। जैसे गुरुकुल परंपरा में होता था, एक गुरु बैठे हुए हैं, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं और वो किसी विशेष प्रकार के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे उपनिषदों में होता है, ठीक है, गुरु शिष्य संवाद, वो व्याख्यान विधि का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें कोई नए तरीके, ये नहीं पीपीटी लेके आई जाएगी, उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई वीडियो दिखाया जाएगा, ये कुछ नया नहीं है, जस्ट एक टीचर है वो बता देता है। लेक्चर मेथड का वो भी एक उदाहरण है कि आपने हमसे कुछ पूछा और हमने आपको वॉइस नोट करके भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे या कहीं ऐप में और आपने सुन लिया, बस वो भी लेक्चर मेथड का एक प्रकार है। या आपने कॉल किया और हम एक तरफा संवाद आपको सुना रहे हैं, लेक्चर मेथड। आप जो बोर हो जाते तो बोलते हैं अरे यार बड़ा बेकार लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर हो गया। तो सामान्य भाषा में जिस चीज का इस्तेमाल करते, तो व्याख्यान विधि सबसे पुराना मेथड है जो काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इसके लाभ भी हैं, कुछ नुकसान भी है, दोनों पक्ष जानने बहुत जरूरी है, एक तरफा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजों को समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो ये होता है समय बचाता है, लचीलेपन की अनुमति देता है, टीचर जो चाहे जिस तरीके से कार्य कर सकता है। कम कठोर स्थान की आवश्यकता, मतलब कम स्थान पर भी कुछ लोगों को आप बता सकते हो, या जरूरी नहीं है कि कोई स्थान पर ही हो, आपने किसी से संवाद कर लिया फोन पे या टेलीकॉम के माध्यम से, वहां से भी संवाद हो सकता है। अनुकूलन की क्षमता, जो सुनने वाला है उसके लिए भी एडजस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुनाने वाला बेहतर है तो, क्योंकि व्याख्यान विधि कई बार बोरियत हो जाती है, अगर सुनाने वाला की स्किल अच्छी नहीं है तो फिर सुनने वाला बोर हो जाता है। बहुमुखी प्रतिभा है, बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये है, अब यहाँ पर केवल टीचर की बहुमुखी प्रतिभा का रोल हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी निष्क्रिय है। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, छात्र की निष्क्रियता को प्रोत्साहन देता है। केवल टीचर की अगर बहुमुखी प्रतिभा होगी तभी लेक्चर मेथड से विद्यार्थी संतुष्ट होगा, अन्यथा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। संपर्क और अनुक्रम पे बेहतर तन्मायन, तन्मायन मतलब एक तरीके से तल्लीनता, या एक तरीके से संपर्क साधना, या एक तरीके से दोनों के मध्य में बेहतर संवाद,
ठीक है, संपर्क और अनुक्रम मैं बता रहा हूँ आपको। जिस विषय पर आज मैंने व्याख्यान दिया, जहां से मैंने कल छोड़ा, अगले दिन मुझे वहीं से उठाना है। अगर ये क्षमता मेरे अंदर है, तब तो संपर्क अनुक्रम जो समझ रहे हो ना, जहां से हमने कल छोड़ा वहीं से हम शुरुआत अगर कर रहे हैं, तब तो लोगों को कहानी सुनने में आएगी। जैसे सत्यनारायण की कथा। अब सत्यनारायण की कथा में क्या होता है, एक पंडित जी होते हैं, वो कथा बाजते हैं। वो तभी तक समझ में आती है जब एक से एक पात्र लगे। अगर उन्होंने बीच में स्किप कर दिया तो समझने वाले को समझ में नहीं आता है। वही है संपर्क और अनुक्रम। ठीक है, यानी कोई भी अगर आप बायोग्राफी का बखान कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक का बखान कर रहे हैं, बिना पीपीटी के, बिना वीडियो लेक्चर के, बिना मॉडर्न डस्टर या मॉडर्न प्रकार के जो बोर्ड आ गए स्मार्ट बोर्ड से, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जहां से आपने छोड़ा संपर्क अनुक्रम बेहतर होना चाहिए। नुकसान क्या है, एक तरफा संचार, सामने वाला आके बोल के चला जाता है। कौशल शिक्षण में समस्याएं, नया टीचर है, स्किल नहीं बन सकती उसकी। छात्र की निष्क्रियता, छात्र बस केवल सुनते रहते हैं। ये कौन सा सिस्टम हो गया, एंड्रोगॉजी है कि पेडोगॉजी, बताइए। ये पेडागोजी। पेडोगॉजी क्या होती है? पेडागोजी में सिर्फ छात्र सिर्फ सुनते हैं और टीचर जैसे बोलता है। दूसरा नाम छोटे बच्चे होते हैं सर उनके, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं सर, दूसरा नाम नहीं याद है सर। एंड्रोगॉजी। हाँ, एंड्रोगॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? पता ही नहीं है आपको, क्या फर्स्ट ईयर पढ़ते हो? टीचर लेड लर्निंग होता है ना सर। तो क्या है वो, एंड्रोगॉजी है कि पेडोगॉजी है? पेडागोजी जो है ना, उसमें बच्चा सुनता है, वो टीचर लेड लर्निंग है। अच्छा, क्या है बताओ, क्या है वो होगा ये? एंड्रोगॉजी तो वो एडल्ट एजुकेशन होती है, और पेडागोजी जो होती है वो चिल्ड्रन एजुकेशन होती है। अगर टीचर को ना पता हो ना, तो आप लोग टीचर का मूर्ख बना दोगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है। एक किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। बताइए, एग्जैक्ट बताएगा मुझे कोई, एनीवन? नहीं पता है ना। सीधी सीधी बात ये है कि नहीं पता। और जो आप ये बता रहे हो टीचर अडल्ट लर्नर्स, इसका मतलब क्या है? इसी का मतलब समझा दो जिसने मुझे अभी बोला टीचर अडल्ट लर्नर्स। टीचर एडल्ट लर्नर नहीं बोला, जो बोला कि एडल्ट लर्निंग जो होती है वो एंड्रोगॉजी होती है, और जो पेडागोजी होती है वो चिल्ड्रन की होती है, सेंटर्ड होती है, मतलब बच्चों से रिलेटेड। पेडागोजी में होता है सर ये, जो टीचर जो है वन वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं और टीचर सिखा रहा होता है। हाँ, तो वो कौन सी होगी? पेडागोजी से। हाँ, ठीक है। ये जो आपने बोला है, ये एंड्रोगॉजी का मतलब होता है चिल्ड्रन लीड करते हैं, उसमें स्टूडेंट सेंटर होता है। ये मुझे जानना था। देखो, पढ़ लो अच्छे तरीके से, नहीं तो होने वाला कुछ नहीं है। सुन लो मेरी बात। एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, एक को बोलते हैं एंड्रोगॉजी, एक को बोलते हैं पेडागोजी। सिंपल, मेरे प्रश्न का उत्तर ये था कि एंड्रोगॉजी स्टूडेंट सेंटर है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, और पेडागोजी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, टीचर को अगर ना पता हो तो आप उसका मूर्ख बना दोगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कुछ, बस गूगल से देख देख के जवाब देते हो। ठीक है, पुस्तक कभी नहीं पढ़ना है। पियर्सन की पुस्तक पापा के 500 रुपए लगे होंगे, उनके लगे पैसे कहीं ना कहीं वो धूल खा रही होगी, आपके बुक में कहीं रखी होगी कहीं ना कहीं, उसको कभी खोल के नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाद में कहते हो कि ये हो गया, वो हो गया, समय नहीं मिला, एग्जाम लेवल बहुत हाई था, कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, अरे सर क्या बताएं, ये वो ऐसा वैसा। छात्र निष्क्रिय है, हमारे जैसे हमारे एकेडमी के निष्क्रिय है, वैसे यहाँ के भी निष्क्रिय होते हैं। इसमें भी लिखा है निष्क्रिय। छात्र की प्रतिक्रिया को समझने में कठिनाई। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टीचर ही ज्यादा बोलेगा तो छात्र उसमें रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं करते हैं। अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता। जो बहुत कुशल प्रशिक्षक हैं उन्हीं को ही वही लेक्चर मेथड को बेहतर कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी बताया था, क्योंकि संपर्क और अनुक्रम जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं वही साध सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिखा ना कौशल शिक्षण में समस्याएं, जो नए टीचर आते हैं उनको स्किल डेवलप नहीं हो पाती। तो ये एक थी व्याख्या विधि, है ना। सबसे
सबसे प्राथमिक प्राचीन विधि है, साफ साफ ये प्रश्न में लिखा हुआ था कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? निर्देशित अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट परियोजना विधि। तो इसमें से आपका उत्तर क्या सही है? व्याख्यान विधि से। हाँ, ठीक है। सबसे प्राचीन वही व्याख्या की जाती थी, व्याख्या करके बताते थे सब और बच्चे सुनते थे सब। निर्देश अभ्यास विधि, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शनल मेथड, बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं कि एक व्यक्ति इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, जो आप लोग सिखाते होगे। अगर आपने कभी योगा क्लास ली होगी ऑनलाइन या कुछ, तो आप क्या करते हो? आप बस बोलते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो और सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। आपने बोला कि हाथों को ऊपर लेके जाइए तो वो ऊपर लेके, आपने बोला हाथों नीचे लेके आए तो हाथों को नीचे लेके, तो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन डेली योगा क्लास में जो इसका उपयोग करता है। इसमें क्या है, रुचि बढ़ती है। क्यों रुचि बढ़ती है? क्योंकि जो टीचर बोलता है वैसे ही बच्चा करता है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है, निर्देश अच्छे समझ में आते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप उनको समझाते हो। मैंने प्रैक्टिकल क्लास की बात करी, अब जैसे बात कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो लेबोरेटरी की बात करूँ तो लेबोरेटरी में आपको ब्लड टेस्ट अगर आपने कभी किया होगा बीएससी में, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया होगा उनके सिलेबस में होगा, तो अगर ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें क्या बोलता है कि जो है एक बूंद ही स्प्रिक करके एक बूंद लेना है, ठीक है। फिर ग्लास स्लाइड होती थी, फिर टीचर समझाते थे ग्लास स्लाइड से एक बार ही स्लाइड करना है, फिर उसको 100x 45x ऐसे सूक्ष्मदर्शी के पास रखना है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी का लेंस नीचे लेके जाना है, फिर वहां पे देखना है कौन सी एसोनोफिल्स है, कौन सी बेसोफिल्स है, कौन सी न्यूट्रोफिल। ये है रिस्पॉन्स टू, ये भी रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्टर कि एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चा वैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो जरूर नहीं है कि योगा क्लास में उपयोग हो, सब जगह भी ऐसे मेथड उपयोग होता है। सभी छात्र सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात, जो करेगा वो सम्मिलित होगा। गलती की संभावना कम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाता है। कक्षा के उद्देश्य की पूर्ति, आपको पता था कि अच्छा आज हमें ब्लड टेस्ट करवाना है, तो हमने एक एक स्टेप बताया, बच्चों ने कर लिया, तो आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। लेकिन कई बार इसमें नुकसान ये होता है, सभी छात्रों पर नजर नहीं रह पाती। मान लो 100 बच्चों की अगर क्लास है या 50 बच्चों की अगर क्लास है और सामने से क्लास ले रहे हो, तो हो सकता है पीछे के 4-5 लोग आपके अनुसार ना कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ना कर रहे हो। तो ऐसे में व्यक्तिगत जिम्मेदारी ज्यादा होती है, हर बच्चे की जिम्मेदारी जैसा टीचर बोल रहा है वैसा करना है, ठीक है। तो ये एक नुकसान है। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप 50-100 लोगों की क्लास लो ना, तो एक दो आसनों में पीछे के लोग कोताही कर देते हैं। अगर आप पीछे गए तो आगे के लोग कर देंगे, जो है क्या नाम है, लापरवाही, और पीछे के लोग फिर कर देंगे अगर आप आगे आए तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। व्यक्ति की समझ ज्यादा विकसित नहीं हो पाती जो लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं करते, ठीक है। अब जैसे पता है आपको कि जब आप पादहस्तासन करते हो तो उसमें घुटने सीधे रहने चाहिए, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग घुटने मोड़ के ही हमेशा करे हैं, क्योंकि वो हमेशा टीचर की नजरों से बच के करते थे, तो उनको समझ नहीं आया, भविष्य में भी वो हल्का सा स्लाइटली बेंड कर देंगे वो, ठीक है। लेकिन फाइनल स्टेज में आपको पता है कि पादहस्तासन में जो है नी जो होती है वो स्ट्रेट रखनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ठीक है। अब पता लगे आपने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया कि लेंस को क्लास स्लाइड से थोड़ा दूर रखना है, ठीक है, और टीचर कहीं और चला गया और वो अचानक जाके उसमें ठोक दिया, और लेंस बड़ा महंगा आता है, वो 20-20, 40-40, 1-1 लाख के लेंस सूक्ष्मदर्शी 2-2, 3-3 लाख के आते हैं, तो पूरा नुकसान हो जाएगा उनका, तो ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपको ध्यान रखना है, जैसे टीचर ने बोला वैसे ही करना है। दूसरी मेथड होती है रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शनल मेथड। वैयक्तिक निर्देशन विधि, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड, ठीक है। वैयक्तिक निर्देशन विधि का मतलब क्या होता है, जैसे लर्निंग बहुत व्यक्तिगत हिस्सा होती है, जितना आप बेहतर कार्य करोगे उतना आप सीख पाओगे। तो अगर टीचर ने आपको क्लास में कुछ चीज बताई है तो घर पे जाकर के उसी के अनुरूप आपको स्वयं को निर्देश देकर कार्य करना है। अब क्लास में तो हर कोई योगा करता है, लेकिन सबके आसन बेहतर होते हैं क्या? आसन उसी के बेहतर होते हैं जो शाम को भी 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, वो होता है वैयक्तिक निर्देशन विधि। वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है, इस तरीके से हाथ को लेके जाना है, इस तरीके से फाइनल स्टेज में आना है, इतना होल्ड करना है, ये होता है वैयक्तिक निर्देशन विधि। क्लास में पढ़ते तो सब है, जेआरएफ सबका निकल जाता है क्या? 40 का 40 निकल जाता है क्या? नहीं होता ना, ठीक है। किसी 10 का निकलता है, कभी 12 का निकलता है, कभी 15 का निकलता है। इसका मतलब क्या है, वो 10, 12, 15 जो बच्चे थे वो घर पे जाकर के स्वयं को इंस्ट्रक्शन दे करके कि ऐसे ऐसे हमें करना है, मेहनत करते हैं, तब वो आपसे ज्यादा सीख जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो बच्चा है जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, सेल्फ स्टडी उसने किया, बीटेक करके लड़का वो आया, ठीक है, और ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती, ठीक है। उसके आधार पर वो जो है निकल गया, कोई एकेडमी नहीं, कोई उसने बस उसने ये चीज बोली कि अगर एकेडमी में पहले ज्वाइन कर लेता तो मेरे 4 अटेम्प्ट नहीं लगते, ठीक है, कोई एक मार्गदर्शन मुझे मिल जाता तो
लेकिन उसने ये भी बोला कि जरूर नहीं है कि मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति ये बहानेबाजी करे कि हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन मिल जाता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है, ये होता है। ठीक है, तो उसने ये चीज भी बोली थी, आपने इंटरव्यू देखा होगा। तो इसके लाभ: व्यक्तिगत समझ का विकास, छात्र उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हैं, गलती की संभावना कम क्योंकि आप स्वयं इवेल्युएट करते हो, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप ज्ञान, जिसको जैसा समझ में आया, यथाभिमत ध्यानात्वा, पतंजलि सूत्र यही तो कहती है, यथाभिमत ध्यानात्वा, जिसका जो अभिमत हो उस तरीके से काम करे, और इससे सभी छात्र लगभग लाभान्वित ही होते हैं। इसका नकारात्मक पक्ष क्या होता है, बताओ क्या हो सकता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड का नकारात्मक पक्ष? सर कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन सर घर में हम प्रैक्टिस गलत भी कर सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता सही। और इसमें है ना, हमें कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए अकेले में, अगर हम अब बिगिनर हैं तो। आप प्रैक्टिकल पर ही क्यों ले रहे हैं, थ्योरी पर ही बताओ ना हमें। थ्योरी पर क्योंकि हमें हर विधि को दो तरह से देखना है, प्रॉब्लम आएगी। ये ध्यान रखना, एक पक्ष सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक, दोनों पक्ष में देखना है। ईगो प्रॉब्लम कैसे आएगी? उसके अंदर ये कर रहेगा कि मैं ये करूंगा, मेरा ये सही है, अपने आप को वो सही मान के चलेगा ना हर जगह। हाँ, कई बार ये देखने को मिल जाता है, कई बार जो है जो थोड़ा सा विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो टीचर से भी अड़ जाते हैं कि नहीं इस यही तो कंपटीशन नहीं होता ना सर, यही तो मैं भी बोल रही थी कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो पाता उसमें। नहीं, कंपटीशन अगर देखो, कंपटीशन तो देना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है, चाहे आप नहीं, जैसे हम अभी 4 लोग कर रहे हैं किसी चीज को, तो आपस में कम्पीट करते हैं कि उसका ज्यादा मतलब दूसरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। अगर हम अकेले करे जा रहे हैं तो हमारा कंपटीशन किसी से तो यहाँ पर लिखा है ना, वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप ज्ञान का आदान प्रदान। ये तो उस बच्चे पर निर्भर है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है कि दूसरे को देख के कर रहा है। ठीक है, पता लगे दूसरे जो है कर रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, गोल गोल होते हैं, हनुमान आसन, और आपसे हो नहीं रहा था, आपने देख के फाड़ दिया एकदम, जो है अपने पैरों को एकदम